चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स है आपका टॉपिक सब्जेक्ट। और इकोनॉमिक्स में आपका जो टॉपिक है, चैप्टर का नाम है वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनिशियल हमने पढ़ा था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। इसमें हम ये पढ़ते हैं, हम लॉ ऑफ डिमांड में ये तो पढ़ चुके थे कि प्राइस की वजह से डिमांड में क्या आता है, चेंज आता है ना। कि प्राइस की कम और अधिक होने की वजह से डिमांड में चेंज आता है। प्राइस अधिक होने से डिमांड क्या होता है, कम होता है। और प्राइस कम होने से डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। अब ये जो चैप्टर है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या है, हमें ये देखना रहता है कि प्राइस में होने वाले चेंज की वजह से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, या बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो इसी को मेजर करने को हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच हिंदी में कहा जाता है। सबसे पहले इसे तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और दूसरा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहले मैं हिंदी में दिखाना चाहूंगा, हिंदी में दिखा देता हूँ, थोड़ा जूम कर देता हूँ कि आपको लिखने में कोई ज्यादा दिक्कत ना हो। हाँ, फिर अभी हिंदी में दिखा दूंगा, इंग्लिश में दिखा दूंगा। पहले इसे जूम करके दिखा देता हूँ कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। वीडियो को पॉज करके आप इसकी डेफिनेशंस लिख लीजिए, फिर अभी इसे समझाने का काम करता हूँ थोड़ी देर में इंग्लिश वाले पे। ठीक है, ये आपका हिंदी का है। इसे आप वीडियो को पॉज करके जरूर से लिख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपको बताया था भाई कि प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में कितनी चेंज हो रही। अब डिमांड में चेंज होने का सबसे पहला जो बेस लिया जा रहा है वो किसे लिया जा रहा है, प्राइस को लिया जा रहा है। कि प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज होगा, वही क्या कहलाता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है। डेफिनेशन है आपका, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मे बी डिफाइंड as the percentage change in a quantity demanded to the percentage change in a price। यानी प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना ज्यादा चेंज आ रहा है, ऐसे चेंज को ही हम क्या कहते हैं, ऐसे प्राइस में होने वाले चेंज की वजह से जो डिमांड में चेंज आ रहा है उसे हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है। दूसरा टाइप है आपका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब डिमांड में जो चेंज आ रहा है वो किसकी वजह से हो, वो आपकी इनकम में होने वाली चेंज की वजह से हो। अगर आपकी इनकम कम या अधिक हो रही है और उसकी वजह से आपकी डिमांड पे असर पड़ रहा है, तो ऐसे होने वाले चेंज को हम क्या कहते हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी इट शोज द वे इन विच द कंज्यूमर्स परचेज ऑफ एनी गुड्स चेंजेस एज a result of the change in his income। फॉर्मूला आपका हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। ठीक है, ऊपर वाले में क्या था, परसेंटेज चेंज इन प्राइस से डिवाइड कर रहे थे और नीचे क्या हो जाता है, परसेंटेज चेंज इन इनकम से हम डिवाइड कर रहे हैं। और लास्ट आता है आपका बेटा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हिंदी में इसे कहा जाता है बेटा मांग की आधी लोच। हिंदी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मांग की आधी लोच यानी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पे क्या हो जाता है, दो प्रोडक्ट को लेते हैं, एक प्रोडक्ट का प्राइस दूसरे प्रोडक्ट के डिमांड को जब चेंज करता है, दो अलग अलग प्रोडक्ट हो गए। अभी ऊपर जब हमने प्राइस इलास्टिसिटी इनकम इलास्टिसिटी पढ़ा था तो एक ही प्रोडक्ट के बारे में बात की जा रही थी, मगर क्रॉस मतलब हमको क्रॉस हो जाना है दो अलग अलग प्रोडक्ट्स पे। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जब एक प्रोडक्ट के प्राइस का दूसरे प्रोडक्ट की क्वांटिटी पे असर पड़ता है, तो ऐसे होने वाले असर को हम क्या कहते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, है ना। डेफिनेशन देखिएगा, द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड
is the proportional change in the quantity of x goods. x goods की क्वांटिटी में असर आता है अगर किसी और y goods के दाम में चेंजेस आए, प्राइस में चेंजेस आते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ x कमोडिटी डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ y कमोडिटी। ठीक है, हर जगह डिमांड ऊपर रहेगा आपका, और आपको डिवाइड किससे करना रहेगा? जिससे आप कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी है तो प्राइस से डिवाइड करेंगे, इनकम इलास्टिसिटी है तो इनकम से डिवाइड करेंगे, क्रॉस इलास्टिसिटी है तो जो दूसरा गुड्स है उसके प्राइस से आप क्या करते हो? यहाँ पे डिवाइड करते हो। ठीक, ये तो था आपके 3 टाइप के प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और जो आपके सिलेबस में आता है, सबसे पहला आता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये टोटल 5 टाइप का होता है जिसको आपको स्टडी करना है। हाँ बेटा, अब हेडिंग डाल देंगे हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको भी ये सिलेबस में है। ये 5 टाइप में डिवाइड किया गया है आपका। सबसे पहला है बेटा आपका टोटल एक्सपेंडिचर मेथड आता है इसमें। प्रोपोर्शनेट मेथड यानी अनुपातिक विधि आता है। तीसरा हो जाता है पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बिंदु विधि आता है। आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, चाप विधि से कहा जाता है। और रिवेन्यू मेथड यानी राजस्व विधि से कहा जाता है। ठीक है, ये 5 मेथड आपके आते हैं प्राइस इलास्टिसिटी में। ठीक है ना, जिन्हें हमें एक एक करके पढ़ना है। सबसे पहले आते हैं बेटा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में ये कहता है कि आपका जो रिलेशन है वो किससे जोड़ा जा रहा है? आपके किए जाने वाले खर्च से। ठीक है ना यानी कि आपका प्राइस इलास्टिसिटी आपकी डिमांड पे असर किसके आधार पे दिया जा रहा है? आपके थ्रू किए जाने वाले एक्सपेंस पे। भाई आप मार्केट में जब भी जाते हो, खरीदने जाते हो, तो आप क्या कर रहे होते हो? आप खर्च कर रहे होते हो, आप एक्सपेंस कर रहे होते हो। तो यहाँ पे आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे जज किया जाएगा? ये जज किया जाएगा आपके किए जाने वाले खर्च के बेसिस पे, कि अगर आप ज्यादा खर्च कर रहे हो, कितना खर्च कर रहे हो, तो उसका आपके डिमांड पे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे क्या असर हो रहा है। ठीक है ना, इसका प्रोफार्मा बनाना बहुत आसान है बेटा। आप खर्च कैसे निकालते हो? आपने कितना खर्च किया ये कैसे पता चलता है? आपका कितना खरीद रहे हो, परचेज कितना कर रहे हो, और हर एक प्रोडक्ट का दाम कितना है, प्राइस कितना है। तो 3 चीजें आपको ले लेना है बेटा। एक तो प्राइस ले लेना है, क्वांटिटी ले लेना है। प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दोगे तो पता चलेगा कि आप कितना खर्च कर रहे हो। देखो, प्राइस आपको 10 से 1 कर देना है, 10, 9, 8 से 6 ये पूरा 1 तक। फिर इसी का रिवर्स आपको क्वांटिटी में कर देना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा टोटल खर्च, आपका टोटल एक्सपेंस है ना। तो आपका एक्सपेंस दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 10, 18, 24, 28, 30, 30, 28, 24, 18 और 10। अब इसको हम क्या करेंगे बेटा? 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 3 पार्ट में कब? जब आपका इंक्रीज कर रहा हो, है ना, आपका टोटल खर्च जो है, एक्सपेंस जो इंक्रीज कर रहा हो, तो 10 से लेके 28 तक क्या हुआ है? आपका इंक्रीज किया डायरेक्ट। फिर 30 पे क्या हो गया? रुक गया है, कांस्टेंट हो गया। और फिर 30 के बाद क्या करने लगा है? डिक्रीज करने लगा है आपका। तो ये 3 कैटेगरी में हम इसे क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। ठीक, अब देखो, इसमें हम कोरिलेशन निकालते हैं, बैलेंस निकालते हैं कि जब आपका प्राइस क्या हो रहा होता है कम हो रहा होता है, आपका प्राइसिंग कम हो रहा होता है और आपका खर्च बढ़ रहा होता है। देखो यहाँ पे प्राइस 10 से लेके क्या हो रहा है? 7 तक जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मगर आपका एक्सपेंस क्या हो रहा है? आप बढ़ा रहे हो 10 से लेके 28 तक। ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं इलास्टिसिटी मोर देन 1, यानी ग्रेटर देन 1 की इलास्टिसिटी कहा जाता है, कि जब आपका प्राइस कम हो रहा हो और आप ज्यादा खर्च कर रहे हो, ऐसी सिचुएशन को हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन 1 की सिचुएशन कहते हैं। ठीक है, फिर क्या हो जाता है बेटा?
जब आपका प्राइस कम हो रहा हो मगर आपके खर्च में चेंजेस ना आ रहे हो। आपका एक्सपेंस क्या हुआ, 5, आपका जो प्राइस है वो 5 से 6 से क्या हो गया, 5 हो गया, कम हुआ। इसके बावजूद आपका खर्च क्या है, उतना ही बना हुआ है, 30 के 30 पे ही है। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 की सिचुएशन कहते हैं, जब प्राइस तो कम हो रहा हो मगर आपके खर्च में कोई चेंजेस ना आ रहे हो, 30 के 30 पे ही है। और तीसरी और आखिरी सिचुएशन पे आ जाते हैं बेटा, जहां पे आपका प्राइसेस कम हो रहा हो और साथ साथ आपने खर्च भी कम कर रहे हो, आप खर्च बढ़ा नहीं होते। नॉर्मली मार्केट में क्या होता है, जब प्राइस कम होती है तो आप ज्यादा खरीदते हो तो आपका खर्च ज्यादा होता है। मगर ये तीसरी सिचुएशन क्या है, प्राइजेस तो कम हो रहे हैं, 4 से लेके 1 तक जा रहा है, प्राइस गिर रहा है, मगर आपके एक्सपेंस क्या है, बढ़ने के बजाय घट रहे हैं। 28 के बजाय 24 आपने रुपया खर्च किया, 24 रुपए के बजाय आपने केवल 18 रुपए, 18 रुपए की जगह केवल 10 रुपए खर्च किए। तो प्राइस कम होने के साथ साथ आपका एक्सपेंस भी कम हो रहा है, आप खर्च भी कम कर रहे होते हो। ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। ठीक, ये 3 कैटेगरी में हम इसे डिवाइड करते हैं। ठीक, और बेस क्या बनता है, प्राइस के कंपैरिजन में आपके द्वारा किया जाने वाला, आपके थ्रू किया जाने वाला एक्सपेंस। तो ये होता है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। फिर दूसरा आता है बेटा आपका प्रोपोर्शनेट मेथड। प्रोपोर्शनेट मेथड आसान है बेटा, अभी तक हम जैसे फॉर्मूले अपने पढ़े थे, बिल्कुल उसी बेसिस पे है। फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है कि डिमांड में कितना प्रोपोर्शनेट चेंज आ रहा है उसे डिवाइड कर देते हैं प्राइस में कितना प्रोपोर्शनेट चेंज आ रहा है। प्रोपोर्शनेट मतलब आनुपातिक परिवर्तन कितना आ रहा है। ठीक, ये जो डेल्टा, ये जो बना हुआ है, डेल्टा क्यू इसे क्या बोलते हैं, डेल्टा क्यू क्या दिखाता है, चेंज इन क्वांटिटी। पहले 10 क्वांटिटी आप खरीदते थे, अब आपने 12 क्वांटिटी खरीदा, तो अब आपका क्या हो गया, इसे आप कहोगे कितने का चेंज आया, 2 का चेंज आया। ये 2 को ही क्या दिखाएंगे, चेंज इन क्वांटिटी पे डेल्टा क्यू के साइन से दिखाया जाता है। तो प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे दिखाया जाता है, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय क्यू, और सबको डिवाइड कर देंगे, फिर डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी। फिर जो नीचे का पोर्शन है उसे आप ऊपर लेके आओगे। ये जो नीचे का पोर्शन है आपका, अब ये देखिए, ये जो पोर्शन है आपका, ये वाला पोर्शन, इसे आपको क्या करना रहेगा, ऊपर लेके जाना रहेगा। ठीक है, ऊपर लेके जाओगे तो इसे क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, और इसे क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे। पी ऊपर चला जाएगा और डेल्टा पी नीचे हो जाएगा। डेल्टा डेल्टा एक जगह लेते आइए, ये आपका हो जाएगा डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय पी और क्यू। डेल्टा क्यू को हम कहेंगे चेंज इन क्वांटिटी और डेल्टा पी को कहेंगे चेंज इन प्राइस कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते बेटा। नेक्स्ट होता है बेटा आपका पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड मतलब एक ही डायग्राम पे पॉइंट के थ्रू आपको पांचों सिचुएशन दिखा देनी है, मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना। इनफाइनाइट कब होता है, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन 1 और इक्वल टू 0। ये तीनों ही पांचों ही सिचुएशन आपको दिखानी रहती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। ठीक, एक मिनट, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, अपर सेगमेंट डिवाइडेड बाय लोअर सेगमेंट। जैसे ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे आपका जो पहला पॉइंट बनता है, ये वाला, इसे आप क्या कहते हो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू इनफाइनाइट होता है। ठीक है, फिर इसके नीचे जैसे ही आप आते हो,
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक ग्रेटर देन 1 होता है। फॉर्मूले के हिसाब से अगर देखेंगे आप, एक मिनट, फॉर्मूले के हिसाब से अगर इसे आप देखोगे तो फॉर्मूला आपका क्या है बेटा? फॉर्मूला आपका ये है कि आप अपर सेगमेंट डिवाइडेड बाय लोअर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट में अगर देखोगे तो कितने आपके पोर्शन हो जा रहे हैं? 1 2 3 3 है। अब जब आप 3 को डिवाइड करोगे और इसके पीछे कितना है? 1 है, 1 हिस्सा है, इसे डिवाइड करोगे 1 से, तो जो भी आपका आंसर आएगा वो किस में आएगा बेटा? वो आपका आंसर आएगा प्लस में आएगा। तो जब प्लस में आएगा यानी 1 से अधिक आंसर आएगा। तो यहाँ पे जो पोर्शन हो जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 में आ जाता है आपका। फिर ये क्या है? आपका बीचों बीच हिस्सा है। बीचों बीच वाला हिस्सा क्या है? ऊपर और नीचे दोनों को बराबर बराबर बांट रहा है। मतलब कि देखो, ये वाला जब हिस्से पे आ रहे हो तो ऊपर भी 2 हिस्सा है और नीचे भी 2 हिस्सा है। तो 2 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाता है? जो बीचों बीच वाला हिस्सा होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 हो जाता है। फिर इसके नीचे आओ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। लेस देन 1, सीधी सी बात है बेटा, नीचे का जो सेगमेंट होता है उसे हम क्या करते हैं? देखो, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, नीचे के हिस्से को डिवाइड करते हैं कि ऊपर के हिस्से को? जब नीचे के हिस्से को देखोगे तो केवल एक ही हिस्सा है तुम्हारे पास है। जब ये नीचे के हिस्से को देखोगे तो यहाँ पे तो तुम्हारा केवल एक हिस्सा है, यानी 1 डिवाइडेड बाय, अब ऊपर वाले कितने हिस्से हैं तुम्हारे? 1 2 3, ये आ गया 3। तो जो भी तुम्हारा आंसर आएगा वो क्या होगा बेटा? वो 1 से कम आएगा, पॉइंट में आंसर आएगा ना, पॉइंट में, 0.33। तो ये जो हिस्सा हो जाता है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1 में हो जाता है। ठीक, तो इसी तरह एक ही लाइन पे हम क्या कर देते हैं? पांचों सिचुएशंस को दिखा देते हैं। एकदम ऊपर वाला इनफाइनाइट हो जाता है, सबसे लास्ट वाला इक्वल टू 0 हो जाता है, सबसे बीच वाला इक्वल टू 1 होता है, ऊपर वाला ग्रेटर देन 1 और नीचे वाला लेस देन 1। फिर होता है बेटा आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आता है। आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डिमांड प्लस न्यू डिमांड। ओरिजिनल डिमांड यानी पहले की डिमांड आपकी क्या थी और नई डिमांड क्या है, उन दोनों को ऐड कर देते हैं। फिर आपका क्या हो जाता है? डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस प्लस न्यू प्राइस। प्राइस में क्या चेंजेस आ रहे हैं उसे डिवाइड कर देना ओरिजिनल प्राइस से और न्यू प्राइस से। इसे जब सिंप्लीफाई करोगे तो इसे कैसे दिखाया जाएगा बेटा? Q माइनस Q1। चेंज इन प्राइस कैसे दिखाया जाता है? पहले का क्या था और अभी वाले में माइनस कर दोगे तो Q माइनस Q1 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस और न्यू प्राइस, ओरिजिनल डिमांड और न्यू डिमांड को ऐड कर दोगे Q प्लस Q1 डिवाइडेड बाय, नीचे वाला ऊपर लेके आते हो तो क्या होता है? डिवाइड का, ये नीचे डिवाइडेड है इस वजह से डिवाइडेड लिख दो। चेंज इन प्राइस क्या हो जाएगा? P माइनस P1 डिवाइडेड बाय P प्लस P1। और इसका आपका डायग्राम कैसे बनेगा? ये देखो इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं। यहाँ पे क्या था हमारा? पहले ये एक डायग्राम बना देना है, ठीक है? ये आपका एक पॉइंट और फिर दूसरा ये पॉइंट, ठीक। फिर हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है डिमांड की, ऐसे कर्व लेते हुए दोनों से, इससे ऐसे, एकदम गंदा सा मेरा बन रहा है इस पे, एक मिनट फिर से कोशिश करता हूँ कि इस पे ड्रॉ हो जाए। हाँ, ये ऐसे ड्रॉ करते हैं। जब इस लाइन, डिमांड लाइन को हमने यहाँ से ड्रॉ किया है इन दोनों पॉइंट से मैच करते हुए, एक पॉइंट ये हो गया और दूसरा पॉइंट ये हो गया, इनको बीच में से ये लाइन खींच देते हैं। ये देखो ये लाइन जो हमने यहाँ पे ड्रॉ की है, ये ए से बी तक की, इसी को हम क्या कहते हैं? आर्क बोलते हैं, जो कि हमारा इलास्टिसिटी पता करने के लिए एक मीडियम हो जाता है। तो ये आपका डायग्राम हो जाएगा आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में।
और फिर लास्ट आपका आता है बेटा रिवेन्यू मेथड, यानी आपको होने रिवेन्यू का मतलब क्या होता है, जब भी आप कोई सेल्स करते हो, कोई चीज बेचते हो, उस बेचने से मिलने वाली टोटल जो अमाउंट होता है उसी को क्या कहते हैं, रिवेन्यू कहा जाता है। ठीक है, फिर ये देखो एक और वर्डिंग है, रिवेन्यू के थ्रू आपको पता करना है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। इसका फॉर्मूला हो जाता है ए डिवाइडेड बाई ए माइनस एम। ए हो जाता है एवरेज रिवेन्यू और एम हो जाता है मार्जिनल रिवेन्यू। एवरेज रिवेन्यू का मतलब समझिएगा, एवरेज रिवेन्यू होता है हर एक सामान बेचने पे आपको कितना पैसा मिल रहा है। अब मार्केट में एक पेन बेचे हो तो उस पे कितना आपको रुपया मिल रहा है, उस एक की वैल्यू क्या हो जाती है, एवरेज रिवेन्यू हो जाती है। फिर एम मार्जिनल रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू क्या हो जाता है, हर एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने की वजह से, जो भी आप मार्केट में एक एक्स्ट्रा यूनिट बेच रहे हो उसकी वजह से आपकी कमाई कितनी बढ़ रही है, उसी को बोला जाता है मार्जिनल रिवेन्यू। एक पेन बेचा, एक पेन बेचने के बाद आपने दूसरा पेन बेचा, तो दूसरा पेन बेचने की वजह से आपकी इनकम कितनी बढ़ रही है, उसी को क्या बोला जाता है, मार्जिनल रिवेन्यू, जिसके थ्रू आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कैलकुलेशन करते हैं और ये फार्मूला आपका हो जाता है ए डिवाइडेड बाई ए माइनस एम का। ठीक, तो ये है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बस इतना ही था जो कि पहले आपको पढ़ा रखा था ऑफलाइन क्लास में, और यहाँ पे इतना ही सेगमेंट आपका बचा हुआ था कि प्राइस इलास्टिसिटी या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, प्राइस, इनकम और क्रॉस। फिर प्राइस वाला 5 कैटेगरी में डिवाइडेड हो जाता है और उन 5 के बारे में, ठीक है ना। यहाँ पे केवल डायग्राम बनाना है और थोड़ा सा लिख देना है, अपने आप चीजें कवर अप हो जाएंगी। ठीक, चलिए।